साथियों नमस्कार, मैं किशोर कुमार बिडालिया एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। 3 चरणों में यह वीडियो है। पहला चरण आप इसमें देखेंगे वीडियो के स्टार्ट में कि अभी अभी उत्तराखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित एक शासनादेश जारी हुआ है। तो वो ये शासनादेश किनके लिए है, यानी कि समान एक विज्ञप्ति पे नियुक्त कुछ कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिल रही थी और कुछ को न्यू पेंशन। तो शासनादेश जारी हुआ है। तो पहले चरण में हम उस शासनादेश का सरलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और ताकि आप आसानी से समझ सकें कि वह शासनादेश क्या कहता है। दूसरे चरण में आप देखेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित एक विकल्प पत्र है जिसे भर करके हमने अपने विभाग को जमा करना है और उसको जमा करने की अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2024। तो तृतीय चरण में हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथियों से संबंधित बात करेंगे। तो आइए वीडियो में चलते हैं। और जो साथी पहली बार वीडियो से जुड़े हैं, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आपके अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके, उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके कि उत्तराखंड में तो यह शासनादेश जारी हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भी यह प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। वीडियो इसी पर है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि उत्तराखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एक शासनादेश जारी हो चुका है। तो ये शासनादेश किन किन के लिए है, तो जो शासनादेश है मैं आपको यहाँ पर शासनादेश पढ़ करके बताता हूँ। आप इस पत्र के सबसे अंत में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह शासनादेश जारी किया गया है और इसमें यहाँ पर डेट आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 7/11/2023 और यहाँ पे समय भी है 1:14। ठीक है, जिस समय ये शासनादेश जारी हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराखंड शासन वित्त पेंशन अनुभाग 10 संख्या 27/057 और 2023 देहरादून। दिनांक की आज की दिनांक जो आपको मैं सबसे पहले नीचे दिखा चुका हूँ और नवंबर 2023। तो ये अधिसूचना है। तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ पढ़ करके। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काफी काम की चीज है। करेगी उत्तराखंड राज्य में वेतन एवं पेंशन की समता भारत सरकार से होने के दृष्टिगत वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 5/7/2003 दिनांक 22 दिसंबर 2003 के क्रम में वित्त सामान्य नियम वेतन आयोग अनुभाग 7 उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 21 यहाँ पे दिनांक 25 अक्टूबर 2005 के द्वारा राज्य में दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू है। इसी क्रम में कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन 57/5/2021 दिनांक 3 मार्च 2023 में। अब देखिए ये महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। दिनांक 3 मार्च 2023। अब 3 मार्च 2023 क्या है, मैं अपने एक पुराने वीडियो में इसका जिक्र कर चुका था कि इसी दिन जो है केंद्र ने एक आदेश जारी किया था। तो दिनांक 3 मार्च 2023 में उल्लिखित व्यवस्था को उत्तराखंड राज्य में भी समग्र रूप से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर बात आ रही थी 3 मार्च 2023 की। तो 3 मार्च 2023 को क्या हुआ था कि केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला और या कह लीजिए एक शासनादेश निकाला। उसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी हैं जिनको की नई पेंशन योजना से जो आच्छादित हैं और जो एक ही विज्ञप्ति में नियुक्त कर्मचारी हैं, यानी कि उनके साथ के कुछ साथियों को पुरानी पेंशन मिल रही है और इनको यहाँ पर नई पेंशन मिल रही है, तो ऐसे कर्मचारियों को एक मौका दिया जा रहा है विकल्प के तौर पर नई पेंशन या फिर पुरानी पेंशन चुनने का। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर स्वाभाविक बात है कि कर्मचारी ओल्ड पेंशन को ही यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। तो उसी से संबंधित ये जो 3 मार्च का एक जियो निकला हुआ था केंद्र सरकार का था, तो उसी को यथावत यहाँ पर भी लागू कर दिया गया है। उसे लागू करने का निर्णय लिया गया है कहाँ, उत्तराखंड राज्य में भी। दूसरा पॉइंट है कि कार्मिक लोक सेवा शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/5/2021 दिनांक 3 मार्च 2023 के द्वारा। अब इसमें क्या लिखा है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है कि ऐसे सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है जिसे भर्ती नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22 दिसंबर 2003 से पूर्व विज्ञापित अधिसूचित किया गया था और 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 अब 2021 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक दिनांक 31 अगस्त
2023 तक कर सकते हैं। तो देखिए जो ये वाली बात यहाँ पर है, जितना मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो 3 मार्च 2023 के द्वारा जो आदेश निकला था भारत सरकार के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा, जो ज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि ऐसे सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया हो, यानी कि ऐसे सभी मामलों में कि जहां भी जो भी केंद्रीय कर्मचारी नियुक्त हुआ है और जिसे भर्ती नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख, या अर्थात देखो इसमें जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस, जिसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं, या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का मतलब है एनपीएस में नेशनल पेंशन सिस्टम, इसकी अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22 दिसंबर। तो केंद्र में न्यू पेंशन स्कीम कब से लागू है? तो 22 दिसंबर को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। कब? 22 दिसंबर सन 2003। तो ये कह रहे कि इसकी अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22 दिसंबर 2003 से पूर्व विज्ञापित अधिसूचित किया गया था। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 22 दिसंबर 2003 से पूर्व की विज्ञप्ति पर या अधिसूचना पर जो है जिनको नियुक्ति मिली थी, और जिन्होंने दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद यानी कि उसके पश्चात सेवा में कार्यभार करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है। और जिन कर्मचारियों ने क्या किया कि किसी कारणवश उनकी नियुक्ति यानी कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण कब किया? 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, तो उनको कार्यभार ग्रहण करने पे क्या हुआ कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम से वो आच्छादित हो गए हैं। केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियमावली 1972, जो कि अब 2021 के नाम से जानी जाती है, के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए। ऐसे कर्मचारियों को करें एक बार का विकल्प दिया जाए कि वो पुरानी पेंशन को चुन सकें। इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक दिनांक 31 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं। तो इनके लिए जो डेडलाइन थी, जो लास्ट डेट थी, वो थी 31 अगस्त 2023 की। ये किन की बात चल रही है? ये बात चल रही है जो 3 मार्च 2023 का जो शासनादेश आया था, ये था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो इनके लिए बात कही गई थी 31 अगस्त 2023 तक ये अपने विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है राज्यों की। तो राज्यों में यहाँ पर उत्तराखंड सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही थी। उत्तराखंड का पेंशन कार्मिक विभाग भी लगातार इस पर कार्य कर रहा था। तो हम लोगों से सूचनाएं मांगी जा रही थी बार बार, हम भी 4-5 बार सूचनाएं दे चुके थे पिछले 1 साल में। तो अब इसमें तीसरा पॉइंट है। तो अब तीसरे पॉइंट को ध्यान दीजिए। कह रहे कि भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या, वही जो अभी मैं पढ़ चुका हूँ, 3 मार्च 2023 में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में। तो उसकी क्या उल्लिखित व्यवस्था थी कि उन कर्मचारियों को जो समान विज्ञप्ति में जिन्होंने समान विज्ञप्ति में अप्लाई किया था, और एक ही विज्ञप्ति के जो कर्मचारी हैं और एक ही विज्ञप्ति के जो कर्मचारी है, उनमें से कुछ को पेंशन मिल रही है और कुछ को नहीं मिल रही है। तो उसी के क्रम में करें कि उत्तराखंड राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, सेम वही भाषा जो अभी आपने ऊपर पढ़ी, जिसे भर्ती नियुक्ति के लिए नवीन पेंशन योजना की दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित अधिसूचित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि जिसे भर्ती नियुक्ति के लिए नवीन पेंशन योजना की दिनांक, हमारे यहाँ यानी कि उत्तराखंड में न्यू पेंशन स्कीम कब से लागू हुई है? तो 1 अक्टूबर 2005 से नई पेंशन स्कीम शुरू हुई है। तो ये कह रहे कि 1 अक्टूबर 2005 यानी कि नवीन पेंशन योजना की जो तिथि है 1 अक्टूबर 2005, इससे पूर्व विज्ञापित यानी कि इससे पहले की विज्ञप्ति या अधिसूचित किया गया है, या उससे पहले की विज्ञप्ति वाली जितनी भी भर्तियां हैं, और दिनांक 1 अक्टूबर 2005 को या उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित किया है। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965, उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम 2018 एवं उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्य अधिनियम 2022 के अधीन आच्छादित किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम वही भाषा जो भाषा अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। तो इसमें करें उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 को या उसके पश्चात जिन्होंने भी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया है और उनकी विज्ञप्ति 1 अक्टूबर 2005 से पहले की है, और उन्होंने कार्यभार ग्रहण कब किया है? 1 अक्टूबर 2005 के बाद जिन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, तो ऐसे कर्मचारियों को जो कि नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित किया गया है, उनको उत्तर प्रदेशों की पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। तो यहाँ पे 1961 की नियमावली की बात करें, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, तो इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 और नई पारिवारिक सेवा योजना 1965, उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम 2018 एवं उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2022 के अधीन आच्छादित किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए। यानी कि इतनी जो सेवा नियमावली यहाँ पे 1965, 1961 ये जो पढ़ दिया गया है, तो इनके अधीन जो है इन कर्मचारियों को एक बार विकल्प दिया जाए। किस चीज का विकल्प दिया जाए? पुरानी पेंशन चुनने का। तो स्वाभाविक सी बात है, हर कोई पुरानी पेंशन का ही विकल्प चुनेगा, कोई भी नई पेंशन का विकल्प नहीं चुनेगा।
अब कह रहे हैं कि इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक दिनांक 15 फरवरी 2024 तक अपने नियुक्ति। हाँ, अब देखिए वहां तो केंद्र सरकार ने तो कब तक का टाइम दिया था, 31 अगस्त 2023 का, और हमारी उत्तराखंड सरकार कब तक का टाइम दे रही है, तो कह रहे हैं कि इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक दिनांक 15 फरवरी 2024 तक अपने नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह शासनादेश तो जारी हो गया है, लेकिन जो पेंशन मिलने की संभावना है ये फरवरी के बाद ही मिलेगी। अब समझ रहे हैं आप कि फरवरी के बाद से क्या है कि फिर आम चुनाव यानी कि लोकसभा के आम चुनाव आरंभ हो जाएंगे पूरे देश में। तो ये चाहते हैं कि क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, और इसी के तर्ज पे ये चीज अभी उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही है। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है तो ये चाह रहे हैं कि जो लोकसभा का चुनाव उससे पहले पहले इन राज्यों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया जाए जो समान विज्ञप्ति वाले हैं। अभी ये सबके लिए जारी नहीं किया है, ये जो नई नियुक्ति वाले हैं उनके लिए जारी नहीं किया है, ये 2005 से पहले यानी कि 1 अक्टूबर 2005 से पहले वालों के लिए ये जारी किया गया है। तो ये विकल्प जो मांगा गया है, विकल्प को जमा करने की जो तिथि है वह है 15 फरवरी 2024 तक अपने नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर 4। अब ये पॉइंट नंबर 4 कहता है कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त प्रस्ताव 3 जो मैंने अभी भी पढ़ा आपको, जो उत्तराखंड वाला बिंदु था, उस प्रस्ताव 3 के अनुसार, अब दिखा देता हूँ कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्रस्ताव 3 क्या है, तो ये है प्रस्ताव 3, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा हो तो ये हो गया प्रस्ताव 3 जिसपे उत्तराखंड के बारे में लिखा हुआ है, और 15 फरवरी 2024 तक जिसमें हमें विकल्प देना है। तो इसी की बात आ रही है यहाँ पे प्रस्ताव 3 की, किसमें, प्रस्ताव 4 में। ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त प्रस्ताव 3 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं परंतु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे नवीन पेंशन योजना द्वारा आच्छादित रहेंगे। देखिए एक तरह से डेडलाइन दे दी गई है। क्या डेडलाइन दे दी गई है, 15 फरवरी। इसको विशेष ध्यान देना, जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो इसको मिस मत करना। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो समझ लो ये नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। 15 फरवरी 2024 तक हमें विकल्प भर करके देना होगा। ठीक, इस विकल्प का प्रयोग। तो यदि किसी ने यह कार्य नहीं किया है 15 फरवरी तक, तो फिर वो जो है सीधे के सीधे नवीन पेंशन योजना से ही आच्छादित रहेंगे, अर्थात उनको फिर पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए 15 फरवरी से पहले पहले हम तो करें कि तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने प्राधिकारी को ये विकल्प सौंप दे। अब 5वां पॉइंट है यानी कि प्रस्ताव नंबर 5, करें एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा। ये विकल्प जो है एक ही बार प्रयोग किया जाएगा, और जो आपने एक बार प्रयोग कर दिया है ये विकल्प क्या होगा, अंतिम होगा। यानी कि इसके बाद दोबारा विकल्प नहीं मिलेगा आपको चेंज करने का। तो जिसको पुरानी पेंशन जिसको पुरानी पेंशन का विकल्प चुनना है वो पुरानी पेंशन का विकल्प चुन सकता है, और जिनको नई पेंशन में ही रहना है तो नई पेंशन का विकल्प चुन सकता है। बल्कि नई पेंशन का तो विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं है। 15 फरवरी की डेडलाइन क्रॉस हुई तो समझ लो कि नई पेंशन से ही वो आच्छादित रहेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये कह रहे कि देखो, ये नहीं कि आज शासनादेश जारी हो गया तो हर किसी को ये पेंशन मिलेगी, एक ही विज्ञप्ति वालों को। तो इसमें क्या है कि कुछ शर्तें भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो उन शर्तों को पूरा करते हो, आप देख सकते हैं कि इस निर्देश के अनुसार उस पद जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। ठीक है, जो एक विकल्प रखेंगे तो उस विकल्प का प्रयोग करने के बाद जो है वो प्राधिकारी उसकी समीक्षा करेंगे। आप ये समझ लीजिए, उसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे हर एंगल से कि ये विकल्प जो जिन्होंने प्रस्तुत किया है क्या वो इसके योग्य है या नहीं है। तो विकल्प विचारार्थ रखा जाएगा, और यदि सरकारी कर्मचारी उक्त के अनुरूप कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, यदि वह कर्मचारी सभी नियमों और शर्तों को पूरा करता है तो इन निर्देशों के अनुसार इस संबंध में आवश्यक आदेश निर्गत किए जाएंगे। फिर तब उनके लिए एक आदेश निर्गत किए जाएंगे, अनिवार्य आदेश निर्गत किए जाएंगे, जिसके फलस्वरूप ऐसे सरकारी सेवकों का एनपीएस खाता आदेश निर्गत किए जाने की तिथि से बंद कर दिया जाएगा। मान लिया जाए किसी ने 15 फरवरी तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर दिया और 1 मार्च को उनके पक्ष में आदेश आता है कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जांच लिए, ये पूरी नियम और शर्तों को पूरा करते हैं, तो जिस स्थिति से उनके लिए आदेश जारी हुआ उसी तिथि से उनका एनपीएस कटना बंद हो जाएगा, और जो एनपीएस का खाता है वो उसी तिथि से बंद कर दिया जाएगा। तब तक एनपीएस चलता रहेगा कि जो भी पेंशन का विकल्प लेते हैं, ठीक है,
तो उन्हें सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ की सदस्यता लेनी होगी। तब उनका प्रति माह जीपीएफ की कटौती होगी। जैसे अभी हमारी एनपीएस की कटौती हो रही है, तो जब से हम पेंशन का विकल्प ले लेंगे और जैसे उनके लिए आदेश जारी हो जाएगा पेंशन का, तो उनके लिए जीपीएफ यानी कि सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ की सदस्यता लेनी होगी। तो लेंगे ही लेंगे। खातों में कर्मचारी के अंशदान का समायोजन। कौन सा अंशदान का समायोजन होगा? जो एनपीएस का जो अंशदान था उसका समायोजन होगा। किसमें? नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अंशदान से निर्मित पेंशन फंड की कुल धनराशि में से। देखो, दो अंशदान है ना, एक तो कर्मचारी का अंशदान हुआ करता है और दूसरा सरकार का अंशदान हुआ करता है। तो दोनों का अंशदान प्रति माह जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी का अंशदान है 10% और सरकार का अंशदान है 14%। तो ये उसी की बात करें जो दोनों अंशदान से निर्मित जो पेंशन फंड है उसकी जो कुल धनराशि है, ठीक है, 10% हमारा, 14% गवर्नमेंट का, तो उसकी कुल धनराशि में से केवल कर्मचारी का जो अंशदान है, यहाँ पे केवल शब्द नहीं लिखा हुआ है, ये मैं बोल रहा हूँ कि कर्मचारी के अंशदान को, यानी कि केवल जो कर्मचारी का अंशदान है उसको संबंधित कर्मचारी के जीपीएफ यानी कि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। अब गवर्नमेंट वाला जो 14% अंशदान था उसका क्या करना, उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। इस वाले पॉइंट पे जिक्र है, तो सिर्फ कर्मचारी के 10% अंशदान का वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, समायोजित हो जाएगा किसमें? जीपीएफ खाते में। और इस धनराशि पर आज की तारीख तक के ब्याज को, अब आज की तारीख क्या है? तो आज तारीख है 7 नवंबर 2011, तो ये आज की तारीख कर रहा है, यानी कि 7 नवंबर 2011 तक इस धनराशि पे जो भी ब्याज लगेगा उस ब्याज को अनुज्ञात करते हुए खाते का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। तो पहले तो सारा पैसा डाला जाएगा, मूल पैसा, और उसके बाद उस पर ब्याज का कैलकुलेशन किया जाएगा और ब्याज वाली धनराशि भी उसी खाते में, कर्मचारी के खाते में जमा कर दी जाएगी। ठीक है, तो जितना भी कर्मचारी का 10% अंशदान है उस 10% अंशदान पर यहाँ पर ब्याज की कैलकुलेशन करते हुए उसी के जीपीएफ के खाते में उस ब्याज की राशि को भी जमा कर दिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि सरकार का अंशदान का क्या होगा। तो सरकार के अंशदान के लिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक। इस वाले पॉइंट में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में सरकारी अंशदान का समायोजन। तो ये किस प्रकार से होगा सरकारी अंशदान का समायोजन? इसी प्रकार करें कि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अंशदान से निर्मित पेंशन फंड की कुल धनराशि में, जो भी पेंशन फंड की जो कुल धनराशि जमा हुई है दोनों, उसमें से सरकारी अंशदान को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। यानी कि जो पैसा सरकार ने जमा किया था उतने पैसे को, मूल पैसे को वहां से निकाल करके पेंशन फंड से, जो हमारा भी कॉमन पेंशन फंड चल रहा है, उसमें से निकाल करके वो राज्य सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। क्योंकि वो राज्य सरकार का पैसा था तो राज्य सरकार के खाते में चला जाएगा और जो हमारा पैसा था वो हमारे खाते में जमा हो जाएगा। तो ये आशा ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। के तहत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अंशदान से निर्मित पेंशन फंड को, यानी कि जो भी पेंशन फंड चल रहा है, नई पेंशन से युक्त कर्मचारी और सरकार के पैसे से जो पेंशन फंड चल रहा है, उस फंड को निवेश करने पर जो भी वर्धित मूल्य, जो भी उसमें इंक्रीज जो वैल्यू आएगी, जो भी उसका मूल्य बढ़ा हुआ होगा, प्राप्त हो, उसे बढ़े हुए मूल्य को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। ठीक है, तो निवेश करने पर जो भी उसका मूल्य, जो भी वर्धित मूल्य होगा, वो जो प्राप्त होगा उसे राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। और उक्त व्यवस्था की लेखांकन प्रक्रिया, अब जो है उक्त व्यवस्था यानी कि जो एनपीएस को जीपीएफ में कन्वर्ट करने की जो एक व्यवस्था है, यानी कि अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी द्वारा महालेखाकार ANE उत्तराखंड के परामर्श से उचित समय पर वर्णित की जाएगी। ठीक है, तो इसका भी जो है उचित समय पे, जब सही समय होगा तो इसका वर्णन किया जाएगा कि इसमें प्रक्रिया क्या क्या, अकाउंटिंग प्रोसीजर की जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसीजर है, उसका वर्णन आगे समय रहते हुए कर दिया जाएगा। नवा प्रश्न है कि राज्य के समस्त राजकीय विभागों से अनुरोध है कि इन आदेशों का अनिवार्य रूप से व्यापक प्रचार करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 मार्च 2023 के समस्त प्राविधानों को अपने अपने सरकारी विभाग में यथावत लागू करें। अब देखो, कह रहे कि सभी किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य के समस्त राजकीय, ये है ना, राज्य के समस्त राजकीय विभागों से अनुरोध है कि इन आदेशों का अनिवार्य रूप से प्रचार करें। ठीक है, तो प्रचार करने का काम तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे वीडियो आप लोग देख ही रहे, मेरे वीडियो को भी आगे शेयर करते रहिए, इसका प्रचार स्वाभाविक रूप से अपने आप ही हो जाएगा। तो उनके लिए अधिकारियों को कहा जा रहा है, विभागों से कहा जा रहा है कि वो इसका प्रचार करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 मार्च 2023 के समस्त प्राविधानों को किए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ देखना में करे, केस टू केस होना है, यानी कि व्यक्ति टू व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग करके वो जांच करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ जितने भी पुरानी विज्ञप्ति वाले सबको पेंशन दे देंगे, पहले वो एक एक करके सबको बारीकी से उसको समझेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, उसका परीक्षण, यहाँ लिखा उसका परीक्षण करते हुए विभागवार निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी को उपलब्ध करा जाएगा कि हाँ, इनका विवरण एकदम सही है। और तदोपरांत यानी कि उसके बाद निदेशालय कोषागार द्वारा
प्रति परीक्षण कर, जो उनकी प्रति होगी उसका परीक्षण करके संबंधित प्रशासकीय विभाग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर संबंधित कार्मिक के विकल्प के आधार पर निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत किए जाएंगे। तो जिस दिन ये आदेश निर्गत किए जाएंगे तो उसी दिन से उनका एनपीएस कटना बंद हो जाएगा। जब तक ये आदेश निर्गत नहीं होते तब तक एनपीएस कटता रहेगा। तो ये आदेश जो निर्गत होने की समय सीमा आप ये मान के चलिए मार्च शुरू तक मान के चलिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेटर देख लिया आपने, यहाँ पे 7 तारीख का ये लेटर है, 1 बजे का निकला हुआ है। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम अग्रिम बधाई। और अब इसके साथ में जो विकल्प पत्र है, जिस विकल्प की बात करें बार बार कि विकल्प भरा जाए, तो कौन सा विकल्प है, कैसा है वो विकल्प, उस पर भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ उसका ऑप्शन, यानी कि विकल्प जीपीएफ का ऑप्शन के लिए ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे विकल्प पत्र मेरे पास है, इसको देख लीजिए। और इन दोनों पत्रों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो विकल्प पत्र का ये नमूना है, ये विकल्प पत्र है, ठीक है। यहाँ पे फाइल नंबर जो कुछ भी लिखा हुआ है, हालांकि इसमें थोड़ा सा साइड से कटा हुआ है, तो आज क्योंकि जल्दीबाजी में ये सब शेयर किए गए हैं, तो समय रहते इसका ओरिजिनल रूप भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ कटा हुआ है, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ एफ होगा, फाइल नंबर जो कुछ भी लिखा आप ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें भरनी है, नाम, इसमें हम अपना नाम लिख देंगे, जो भी कर्मचारी शिक्षक जो भी होगा वो इसमें अपना नाम लिख देगा। फिर पद नाम, वेतनमान, वर्तमान में उसका जो भी वेतनमान है वो लिख देगा। विभाग का नाम, जैसे हम एजुकेशन वाले तो हम शिक्षा विभाग लिख देंगे, सिंचाई विभाग वाले सिंचाई विभाग लिख देंगे, वन विभाग वाले वन विभाग, अपने अपने विभाग का नाम लिख देंगे। विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम, कि आपकी विज्ञप्ति किस विभाग द्वारा जारी की गई, उस विभाग का नाम। तो स्वाभाविक बात है हमारी विज्ञप्ति शिक्षा विभाग ने जारी की, तो हम यहाँ पे शिक्षा विभाग लिखेंगे। और विज्ञप्ति तिथि, किस तिथि को विज्ञप्ति जारी हुई, यहाँ पे विज्ञप्ति तिथि आ जाएगी। विभाग में नियुक्ति तिथि, और विभाग में किस तिथि पर नियुक्ति पाई है। और नियुक्ति का मतलब वही है कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर किस डेट पे कटा है, वो होता है नियुक्ति तिथि, ठीक है। विज्ञप्ति तिथि तो किस विज्ञप्ति में आपने अप्लाई किया था, आपकी नौकरी की जो विज्ञप्ति निकलेगी। और नियुक्ति तिथि होती है कि जिस डेट पे आपके नाम का लेटर कटा था, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ था, वो होती है नियुक्ति तिथि। और विभाग में योगदान तिथि वो होती है कि जिस डेट पे आपने अपने अपने विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था, यानी कि जो आपकी नौकरी का फर्स्ट डे था, तो जिस दिन आपने पहली बार सिग्नेचर किए होंगे, कार्यभार ग्रहण किया होगा, तो उसको बोलते हैं विभाग में योगदान की तिथि। फिर है सेवानिवृत्ति तिथि, तो अपने 60 साल की एज तक उसका काउंट करके कि किस डेट पे आपने सेवानिवृत्त होना है, तो सेवानिवृत्ति की तिथि को यहाँ पर अंकित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे शपथ है, तो यहाँ पे कह रहे मैं में यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा, पुत्र पुत्री पत्नी श्री। तो मैं पुत्र पुत्री जो भी आप अगर अपने पिता का नाम लिख देंगे। यदि कोई महिला है शादीशुदा, ऑफकोर्स मैडम जितनी होंगी तो शादीशुदा होंगी, अमूमन मतलब अधिकांश संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर अपने पति का नाम लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पे पिता का नाम आना है। और पुरानी पेंशन योजना, यहाँ पे सही का टिक लग जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। ये मुझे यहाँ पे करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है, जब पुरानी पेंशन योजना, ये सही का टिक, जैसे सही का टिक लगेगा यूं करके, तो समझ लीजिए कि आपने इसको चुन दिया है। ऑब्लिक नई पेंशन योजना, इसको तो चुनना नहीं, इसकी तरफ तो आप देखना ही नहीं है, इसको तो हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस, ठीक है। हालांकि इस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जब हमने इसको सही का टिक कर दिया है तो यही सही का टिक माना जाएगा। मैं सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ, मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए। और जो ये है यहाँ पे जो सही का टिक लग जाएगा पुरानी पेंशन योजना के लिए, तो ये अंतिम समझा जाए, हम तो करें अंतिम से भी अंतिम समझा जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पे कर्मचारी के नाम आ जाएंगे, या ये नाम आ जाएगा, और यहाँ पे पदनाम आ जाएगा। और उसके बाद फिर एक घोषणा है, यहाँ पे भी मैं अपना नाम आ जाएगा, पदनाम, जिस भी पद में कार्यरत है, यह घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 9 तक वाली बात नहीं, ये 1 से 9 ही है, ये नाम पदनाम वेतनमान विभाग ये 9 तक, ठीक है। तो 1 से 9 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। फिर यहाँ पे दोबारा हस्ताक्षर, नाम पदनाम और संबंधित कार्यालयाध्यक्ष विभाग का अध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा। अब ये कार्यालयाध्यक्ष यानी कि आप अगर किसी विद्यालय के हो तो आपके प्रिंसिपल द्वारा होगा, ऐसे आप जिस भी विभाग में होंगे तो जो भी आपके ऑफिस का जो भी मेन मुखिया होगा उनके द्वारा ये भरा जाएगा। तो श्री श्रीमती पदनाम को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन टिक या नई पेंशन टिक में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति सहमति प्रदान की जाती है। तो श्री श्रीमती में संबंधित मतलब जिसका भी ये विकल्प पत्र है उसका नाम आ जाएगा। जैसे मेरा विकल्प पत्र होगा तो इसमें मेरा नाम आ जाएगा, किसके द्वारा, हमारे विभागाध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, या कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, और पदनाम आ जाएगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपने भली भांति देखा होगा, क्योंकि वित्त से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण था और अति आवश्यक था। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि सेम इसी प्रकार का प्रोसेस अब हमारे बाद हमारी देखा देखी में अब उत्तर प्रदेश सरकार भी करने जा रही है। तो उनका ही मैं लेटर आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी एक लेटर जारी हुआ है, और ये लेटर अभी ज़्यादा पुराना लेटर नहीं है, आप इसे देख सकते हैं।
ये 1 नवंबर 2023 का, यानी कि 1 तारीख का ये लेटर है। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा लेटर जारी नहीं किया गया था। तो ये क्या है कि प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक आप ये देख सकते हैं, दिनांक 1 नवंबर का है। और विषय क्या है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन दिनांक 1/4/2005 या उसके पश्चात नियुक्त ऐसे कार्मिकों का विवरण जिनकी मौलिक नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 1/4/2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था की सूचना उपलब्ध कराए जाने की। जैसे उत्तर प्रदेश में, यानी कि जैसे उत्तराखंड में सूचनाएं मांगी गई पहले, उसी तर्ज पे अब उत्तर प्रदेश वाले भी इस प्रकार की सूचनाएं मांग रहे हैं। हम फर्क इतना है कि हमारे यहाँ 1 अक्टूबर 2005 से नई पेंशन स्कीम शुरू हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से तो नई पेंशन लागू हुई थी। तो इसलिए कह रहे कि 1 अप्रैल 2005 या उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों का विवरण चाहिए कि जिनकी मौलिक नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था। फिर आप इसमें आगे बता रहे हैं, कह रहे कि महोदय उपर्युक्त, यहाँ पे देख सकते हो, महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन दिनांक 1/4/2005 या उसके पश्चात नियुक्त ऐसे कार्मिकों का विवरण जिनकी मौलिक नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 1/4/2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था की सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है जिनकी नियुक्ति तो 1/4/2005 के बाद हुई और उनकी विज्ञप्ति 1/4/2005 से पूर्व थी। ठीक है, ऐसे कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः इस संबंध में आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपयुक्त विषयक सूचना गूगल शीट के माध्यम से निम्नलिखित प्रारूप पर आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो आप यहाँ पे देखें, इसका लिंक भी देखा इन्होंने गूगल शीट का। आगे कह रहे क्रम संख्या 1, जनपद का नाम, अभ्यर्थी, नियुक्त अभ्यर्थी का नाम, विज्ञापन की तिथि, नियुक्ति पत्र, निर्गमन की तिथि और संस्था का नाम जिसमें नियुक्ति की गई है। नोट, उपयुक्त सूचना में विशिष्ट बीटीसी 2004 में नियुक्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित न किया जाए। अब विशिष्ट बीटीसी 2004 में नियुक्त अभ्यर्थियों को इसलिए सम्मिलित नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनकी बीटीसी का कार्यकाल उस समय चल ही रहा था, इस कारण। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड की तर्ज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा भी 1 नवंबर को यह लेटर जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश वाले साथियों को भी अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो साथियों, आपने देखा इस प्रकार का ये शासनादेश जारी हो गया है। तो अब जैसे इस पे जो भी अगली प्रोसेस होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मेरे साथ बने रहें और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के साथी अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका संज्ञान प्राप्त हो सके, सभी को यहाँ की इसकी जानकारी मिल सके। और इसी के साथ आप लोग भी अपने विभाग से इस लेटर को या इस वीडियो को दिखा करके उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनसे आप ये संपर्क कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ कब से लागू होगी। तो बेसिक शिक्षा का लेटर आपको मैंने दिखा दिया है, अन्य विभागों के लेटर भी जल्दी ही वहाँ जारी होंगे, ऐसी आशा है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो आपने देखा और लगभग 40 मिनट का एक वीडियो बन चुका है। 40 मिनट तक आपने मेरा वीडियो देखा, तो धैर्य से आपने वीडियो सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।